जोहार, मैं प्रगति। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद है झारखंड परिमंडल के डाक निदेशक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। अब मैं बहुत खुद को प्राउड फील कर रही हूँ कि मुझे आपके साथ एक पॉडकास्ट करने का मौका मिला है। अगेन पूरे डाक विभाग झारखंड की ओर से सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, तो हम आपके बारे में ये जानना चाहते हैं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है, आप मूलतः कहाँ के निवासी हैं और आपने डाक विभाग का चयन क्यों किया? मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश, उसका एक जिला है बस्ती जो अयोध्या के पास ही है, वहाँ का निवासी हूँ। प्रारंभिक शिक्षा मेरी नैनीताल में हुई क्योंकि मेरे फादर वहाँ पोस्टेड थे। तो मैं वहाँ सरस्वती विद्या मंदिर और सरस्वती शिशु मंदिर से 8th तक की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं बलरामपुर आया अपने फादर के ट्रांसफ़र के साथ, और वहाँ से मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास किया है, 10th एंड 10+2। उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चला गया, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों वहाँ से कंप्लीट किया, और सिविल सर्विसेज की तैयारी भी पूरी तरीके से मैंने इलाहाबाद में ही रह के की है। इलाहाबाद में मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैथ से मैं ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने एंशिएंट हिस्ट्री और फिलॉसफी से MA किया है, दोनों से। तो आपको कैसा लग रहा है डाक विभाग में? आपने कभी सोचा था कि आप इन फ्यूचर डाक विभाग में कार्यरत रहेंगे, काम करेंगे? नहीं, इस तरह का तो कोई सोच नहीं थी कि मैं डाक विभाग में ही काम करूँगा। एज ए सिविल सर्वेंट काम करना है ये मुझे पता था। तो उससे पहले मैं स्टेट सिविल सर्विसेज में भी सेलेक्ट हुआ था, जिला पूर्ति अधिकारी पद के लिए, जिसके तुरंत बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आया IAS एग्जाम से। तो मैंने इंटरव्यू दिया और फिर स्टेट गवर्नमेंट में नहीं ज्वाइन किया। मैं जो मेरी रैंक थी उसके हिसाब से मुझे कोई इससे ऊपर की कोई भी चॉइस मेरी मिल सकती थी, बट मेरे क्योंकि कुछ सीनियर थे इस डिपार्टमेंट में, जो अभी भी मेरे सीनियर हैं, कुछ PNG हैं, कुछ चीफ PNG हैं, उनको देखते हुए उनकी कार्यशैली, उनका जो पब्लिक के साथ उनका जो रिलेशन था, पब्लिक के लिए कैसे वो काम करते थे, क्या बेहतर कर सकते हैं, इस सब को देखते हुए मैंने डाक विभाग को ऊपर मैंने प्रेफरेंस में रखा था। तो यानी कि आप एक ब्राइट स्टूडेंट थे। ये आप कह सकती हैं। तो आप आने वाली जो अभी की जनरेशन है जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है, आप उनके लिए हमारे इस चैनल के थ्रू क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सिविल सर्विसेज का मतलब है कि कोई एक बहुत बड़ा राजा महाराजा की तरह कोई पद नहीं है, बल्कि एक सेवक का पद है। पूरी तरीके से अपने आप को जनता के लिए समर्पित कर देना है, देश के लिए समर्पित कर देना है, और इतना अगर आप कर सकते हैं तभी सिविल सर्विसेज का चयन कीजिए। यही मेरा संदेश है। दूसरी बात, इसमें बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं कि आप पब्लिक के लिए और ऐसे लोगों के लिए जिनकी आपको जिनको आपकी ज़रूरत है, उनके लिए आप कुछ कर सकें। तो हर तरह की आप देशभक्ति की भावना से भी आ सकते हैं, समाज सेवा की भावना से भी आ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो आप सोसाइटी के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो भी उसमें आ सकते हैं। तो सर, जब आपने हमारा डाक विभाग ज्वाइन किया तो उस समय आपके मन में डाक विभाग को लेके क्या छवि थी, और उस छवि और आज की छवि में आपके मन में क्या अंतर है? एक्चुअली जब सिलेक्शन से पहले मुझे डाक विभाग के बारे में सिर्फ उतना ही जानकारी थी जितना लगभग सारे आम लोगों को होती है, कि डाक विभाग में जाके हम एक चिट्ठी बुक करते हैं, जो जिसके पास हम भेजते हैं उसको चिट्ठी जाती है, हमारा संदेश उस तक पहुंचता है। क्योंकि हम लोग भी सिविल सर्विसेज और बाकी जो स्टेट सिविल सर्विस के फॉर्म डालते थे वो डाक विभाग के थ्रू ही वो आयोग तक जाता था, और वहाँ से जो एडमिट कार्ड है उन दिनों वो भी आयोग के थ्रू ही लेटर के फॉर्म में आता था। तो इतनी ही जानकारी थी उस समय डाक विभाग के बारे में। लेकिन अगर हम डाक विभाग के अंदर जाते हैं, अंदर मीन्स कि इसकी कार्यशैली को समझते हैं, तो एक बहुत बड़ी संस्था है। ना सिर्फ डाक विभाग के अपने काम, बल्कि कई मिनिस्ट्रीज के काम ये लोग करते हैं। ये उस समय हम लोगों को नहीं पता था। अभी आप देखेंगे तो भारत के अंतिम व्यक्ति तक अगर किसी विभाग की पहुंच है तो वो डाक विभाग है। 2014 लाल किले से लेकर आज तक प्रधानमंत्री अगर डाक सेवक और डाक विभाग की बात कर रहे हैं तो उसका कारण ही यही है कि हमारी पहुंच जो है भारत के अंतिम व्यक्ति तक है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे मन में जो छवि थी कि एक डाकिया ब्राउन कलर का ड्रेस पहन के साइकिल चलाता हुआ जो आता था गांव में, तो क्या वो छवि चेंज हो रही है आज के समय में? देखिए, वो छवि चेंज होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारा ब्रांड एम्बेसडर था। और अभी भी अगर हम डाक विभाग की कल्पना करते हैं तो डाकिए के बिना डाक विभाग की कल्पना नहीं की जा सकती। तो सर, क्या ये डाकिया हमेशा साइकिल पे ही घूमेंगे? बिल्कुल नहीं। आप देखिए, डाकिया इस समय
किसी भी जो आप टू व्हीलर गाड़ी जो बढ़िया से बढ़िया आप सोच सकते हैं उससे डाकिया जाता है, और ना सिर्फ वो जाता है बल्कि उसको हम उसका पे भी करते हैं। डिपार्टमेंट उसको पे करता है, गवर्नमेंट उसको पे करती है उस टू व्हीलर को यूज करने के लिए। जी, तो सर आपका एज अ डीपीएस आपकी कितने समय और मैं एक बार और आपको रोकना चाहूंगा कि ना सिर्फ टू व्हीलर, हमने डिलीवरी सेंटर्स में फोर व्हीलर भी अवेलेबल करवाए हुए हैं। मेरे ख्याल से पलामू में भी फोर व्हीलर होगा ही। नहीं सर, अभी तो धीरे धीरे छवि चेंज हो रही है जो पुराने समय में थी दर्शकों के मन में या हमारे मन में, तो अभी धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है। सर आपका कितना साल हो गया यहाँ पलामू झारखंड में काम करते हुए? अभी झारखंड में मेरा 6 महीने इस टेन्योर में मेरे हुए। इससे पहले मैं 1 साल और 2022 से मई 2022 से 2023 अप्रैल तक रह चुका हूँ। तो ये 6 महीने में आपका काम करने का कैसा अनुभव है झारखंड के लोगों बहुत अच्छा है। यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी है। आप देखते होंगे कि बाहर इसकी छवि दूसरी तरीके की झारखंड की, कि ये आदिवासी बाहुल्य एरिया है या जंगल और घाटियों का इलाका है। बट जब हम यहाँ आते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जो नेचुरल ब्यूटी और जो जितने अच्छे यहाँ के लोग हैं, निश्चित रूप से वो किसी भी एरिया के दूसरे एरिया में अगर आप जाएंगे, इतने अच्छे आपको वातावरण और इतने अच्छे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। हालांकि पूरा भारत बहुत अच्छा है, बट इसकी बहुत अच्छी अपनी खासियत है झारखंड की। तो मैं भी अवाक रह गया तब जब यहाँ का एजुकेशन लेवल मैंने देखा। अगर आप एसटी कम्युनिटी की बात करें तो अदर स्टेट में आप जाएंगे तो बहुत एजुकेशन लेवल बहुत नीचे होगा उनका, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। बट यहाँ आप देखेंगे बहुत अच्छा एजुकेशन लेवल है। एसटी कम्युनिटी जो कम्युनिटी है उसका मेरिट अगर आप एग्जाम में देखिए तो जनरल के मेरिट के इक्विवेलेंट या 1-2 नंबर आगे पीछे रहती है। तो आप देखेंगे कि अवेयरनेस और शिक्षा इस सब के क्षेत्र में झारखंड बहुत आगे है अन्य क्षेत्रों। और क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है आपको झारखंड आके? एक यूपी से आप यहाँ आके एज अ डीपीएस काम कर रहे हैं, आपके लिए लोग नए हैं, जगह नहीं थी, तो किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना? देखिए, देश के विभिन्न क्षेत्रों की अपनी अपनी खासियत होती है। चुनौतियां हर जगह होती हैं, यूपी में भी थी, झारखंड में भी हैं। चुनौतियों की प्रकृति अलग अलग होती है। झारखंड में विशेषता जो मैं देखता हूँ कि यहाँ हम लोग जो हैं उनको उनके पास तक पहुंच जो हमारी है उसको थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत मुझे महसूस होती है यहाँ पे। क्योंकि अभी हम अगर शहरों में भी देखते हैं तो जो हमारे बेहतरीन उत्पाद हैं, डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, उनके बारे में जानकारी भी बहुत कम लोगों को है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखिए, प्राइवेट जो कंपनियां आ रही हैं और वो अपना नेटवर्क फैला रही हैं वहाँ पे, उसके मुकाबले कहीं ना कहीं हमारा जो कार्यकर्ता है वो कम लोगों को टच करता है दिन में। वो 8 घंटे की अपनी ड्यूटी करता है, उसके बाद अपने घर जाता है। उसी भ्रम को तोड़ना है, उसी मिथक को तोड़ना है। हम एक एक आदमी को तब तक कांटेक्ट करेंगे जब तक वो भारत सरकार की बेहतरीन योजनाओं का लाभ नहीं ले लेता। जैसा कि आपने बताया कि हमारे यहाँ पे जो आदिवासी समाज से लोग आते हैं, आपको काफी पसंद आ रहे हैं वो लोग, तो उनके घर के जो बच्चे हैं उनका क्या भविष्य है डाक विभाग में? देखिए, बहुत सी योजनाएं परियोजनाएं स्टेट गवर्नमेंट की और भारत सरकार की हम लोग डाक विभाग के थ्रू जन जन तक पहुंचा रहे हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ जो स्कॉलरशिप की जब बात चली तो स्कॉलरशिप में कई बैंकों से स्टेट गवर्नमेंट की बात चल रही थी। ये 2023 की मैं बात बता रहा हूँ, जो फर्स्ट टेन्योर में मैं यहाँ था। उस समय फिर जो एजुकेशन सेक्रेटरी थे उनसे मेरी मीटिंग हुई थी, हम लोग गए थे उनको मिलने के लिए। कई बैंकों से उनकी बात हुई थी। बैंक तैयार थे, पर बैंक के नेटवर्क उतने नहीं थे कि वो एक एक बच्चे तक या एक एक स्कूल तक पहुंच सके। जब उनको पता चला कि हमारे 4,500 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस पूरे झारखंड में हैं और एक एक गांव तक को हम कवर करते हैं, तो उन्होंने सारे बैंकों को छोड़ के पोस्ट ऑफिस को चुना। उस एक जो उन्होंने काम दिया था, लगभग 5 लाख अकाउंट खोलने थे जो 1 महीने के अंदर खोलने थे। ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए भी, क्योंकि बच्चों के अकाउंट खोलने थे तो बहुत सी प्रॉब्लम आ रही थी। आधार नहीं था, कुछ लोगों के पास अपनी आइडेंटिटी नहीं थी, कोई एक प्रूफ जो लगता है। इसके अलावा रूरल एरिया के बच्चे थे जहाँ तक पहुँच के लिए बहुत से हमें अपने नेटवर्क को विस्तार उस तरह करना पड़ता था। बट उस चैलेंज को हमने लिया और 1 महीने के अंदर हमने 5 लाख से अधिक अकाउंट खोले थे, जिसमें सबसे अधिक अकाउंट ये पलामू में खुले थे, 1,11,000 अकाउंट।
सर, जैसे कि आज भारतीय डाक विविध प्रकार की योजनाएं चला रही है, तो आप कुछ प्रमुख योजनाएं जो हमारे दर्शकों को साझा करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? इसमें देखिए सबसे अधिक तो सब जो ग्रामीण लोगों के लिए है, आप देखेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो सारे बैंकों में जितनी है, अगर आप उसको जोड़ लेते हैं, उससे अधिक जो अकाउंट्स हैं वो सुकन्या समृद्धि के डाक विभाग में है। निश्चित रूप से ये विशाल नेटवर्क जो हमारा है उसका ये फायदा है। दूसरा बात, जो ट्रस्ट है हमारे ऊपर लोगों का, उसका ये फायदा हमें मिलता है। इसके अलावा आप देखिए PLI RPLI के क्षेत्र में अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। शुरू में थोड़ा अवेयरनेस की कमी थी, बट इससे आप देखेंगे 4 महीने के अंदर हम लोगों ने झारखंड को एक नई ऊंचाई, नया आयाम प्रदान किया है। ये अभी की डेट में झारखंड एक दिन में बिजनेस कलेक्ट करने वाला नंबर 1 है देश में। उसका पलामू 8 करोड़ एक दिन में करने वाला नंबर 1 है। हालांकि हजारीबाग ने अभी इसका बराबरी की है, उन्होंने भी 8 करोड़ एक दिन में किया है। पर निश्चित रूप से जो PLI और RPLI के क्षेत्र में पूरा झारखंड काम कर रहा है, वो ना सिर्फ डिपार्टमेंट की आय बढ़ाने का काम कर रहा है, डिपार्टमेंट के और अधिक लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, बल्कि जो समाज का निचला तबका है उसको सुरक्षा प्रदान करने का भी काम कर रहा है। जैसे कि आपने बताया कि पलामू जो है वो पूरे झारखंड में AIR 1 रहा, तो इसके पीछे आपका क्या विजन था? आपको कैसे लगा कि एक अलग शहर में आके, एक अलग राज्य में आके आप यहाँ के लोग, क्योंकि लोग तो वही थे, स्टाफ तो वही थे, आपके लिए कितना चैलेंजिंग था कि उन सभी से इतना बड़ा अचीवमेंट जो है, इतना बड़ा टारगेट बोल सकते हैं, कैसे पॉसिबल हो पाया? देखिए, इससे पहले जब मैं यूपी में पोस्टेड था, उस समय मैंने आजमगढ़ में यही प्रक्रिया शुरू की थी। मुझे लग रहा था कि जो संभावनाएं हैं उसको देख के हम लोगों की मेहनत कहीं कम पड़ जा रही है और रिजल्ट इसीलिए कम आ रहा है। तो आजमगढ़ से मैंने ट्राई किया था। आजमगढ़ ने एक दिन में 5 करोड़ का बिजनेस कलेक्ट किया था, न्यू प्रीमियम, जो उस समय भारत में नंबर 1 था। उसी के 2 महीने बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ, मैं झारखंड ज्वाइन किया। झारखंड ज्वाइन करने के बाद जब मैंने झारखंड को इस दृष्टि से, बिजनेस की दृष्टि से देखा, तो मुझे जानकारी जो मिली कि यहाँ 1 करोड़ कर लेना बहुत बड़ी बात होती थी। लोग सोचते थे बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारा, लेकिन यहाँ संभावनाएं अपार थी। देखिए, जहाँ काम कम हुआ है वहीं आप काम को बढ़ा सकते हैं। जी जी। दूसरा, यहाँ के पब्लिक को प्रोटेक्शन की जरूरत थी। यहाँ का जो समाज है, निश्चित रूप से जो बीमा पॉलिसी है वो उसी को जरूरत होती है जो इसका नीडी होता है। जो उच्च तबका मुझे नहीं लगता कि इस तरह की पॉलिसी लेता होगा। तो यहाँ उस तरह मैंने देखा कि ऐसी आबादी बहुत ज़्यादा है जिनको हम थोड़ा सा कन्विंस करते हैं तो वो अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए हमारे साथ आ सकते हैं। उसी लिए हम लोगों ने देखा, और पलामू को इसलिए चुना गया क्योंकि पलामू का जो एरिया था वो भले ही जंगल और घाटी वाला एरिया हो, पर यहाँ की पब्लिक जो है बहुत अवेयर है। बात करके पता चलता है, यहाँ के लोग रांची में काम करने आते हैं, जहाँ मेरा आवास है उस पूरे कैंपस में अगर हम देखें तो यहाँ के बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनसे मैं बात करता था। यहाँ के खेती के बारे में, यहाँ जो भी यहाँ की समृद्धि है उसके बारे में बात करता था। तो उसमें मुझे लगता था कि पलामू से अगर हम पलामू को टारगेट करते हैं तो ना सिर्फ वहाँ के लोगों की भलाई का काम होगा, बल्कि डिपार्टमेंट को भी हम एक नया आयाम दे सकते हैं। तो इसलिए पलामू को चुना गया, और निश्चित रूप से हमारे जो स्टाफ थे उन्होंने बहुत मेहनत की। डोर टू डोर कैंपेन उस समय किया जब ये 8 करोड़ का एक दिन में बिजनेस हुआ था, और एक उत्सव के रूप में उसको लिया था, और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। और पलामू 25 जुलाई को देश का नंबर 1 एक मंडल बना था। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं डाक विभाग के, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनके लिए और क्या क्या योजनाएं, स्टाफ के लिए क्या क्या योजनाएं जो है वो आ सकती हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए? देखिए, स्टाफ के लिए वैसे भी बहुत सी योजनाएं चल रही हैं जी, और जो योजनाएं आ रही हैं वो आपको पता ही होगा कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा भी की जा चुकी है। तो जो डिपार्टमेंटल कर्मचारी है उसके लिए सरकार पहले ही सोच रही है। जहाँ तक GDS कर्मचारी की बात है, GDS कर्मचारी का अभी 8वें वेतन आयोग में कोई हमने जिक्र नहीं सुना है, बट अभी लंबा प्रोसेस है, और निश्चित रूप से हमारे माननीय मंत्री जी कुछ ना कुछ तो इसके लिए करेंगे ही। दूसरी बात यह है कि जो इंसेंटिव का स्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतरीन है। अगर GDS स्टाफ या डिपार्टमेंटल स्टाफ उसको अडॉप्ट करता है, उसमें मेहनत करता है, तो निश्चित रूप से वो उस एक उसका एम होता है, जो उसका एक सपना होता है, उसको पूरा कर सकता है। आज की डेट में हमारे पूरे झारखंड में 33
ग्रामीण डाक सेवक ऐसे हैं जो 1 लाख का इंसेंटिव ले रहे हैं, महीने में 1 लाख का वो उनको इंसेंटिव आ रहा है। सैलरी उनकी है 15,000, 16,000, 18,000, लेकिन इंसेंटिव उनका है पर मंथ 1 लाख रुपया। इसके अलावा 664 ऐसे हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं जिनका इंसेंटिव उनके वेतन से अधिक है। इट मीन्स कि वो जितना वो वेतन पा रहे हैं उससे ज़्यादा इंसेंटिव उनको आ रहा है, तो वैसे ही उनका भविष्य उज्जवल है। और अगर वो डाक विभाग की और योजनाओं परियोजनाओं IPPB जिनसे इंसेंटिव आ सकता है उन सबसे जुड़ते हैं तो उनको किसी दूसरे स्रोत की तरफ देखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से आय का दूसरा साधन हो। जीरो इन्वेस्ट करना है उनको और रिटर्न बहुत हाई मिलेगा। जी सर, जैसे कि आपने IPPB का जिक्र किया, तो हमारे दर्शकों को एक बार आप IPPB के योजना, उनके महत्व, उनके स्कीम के बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, IPPB आप लोगों को पता ही हुआ 2018 में 1 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था। उस समय मैं दिल्ली में ही था और DPS के पद पर दिल्ली में पोस्टेड था, तो ये प्रोग्राम का होस्ट था मैं, मुझे प्रोग्राम करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस समय जो पहले प्रोग्राम बना था कि माननीय मंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री को जब IPPB और विभाग के बारे में पता चला तो उन्होंने इसमें खुद अपनी इच्छा जाहिर की कि IPPB जैसे जिसका रीच वहाँ तक होगा जहाँ तक भारत का अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उन्होंने खुद इसके उद्घाटन का खुद जाहिर किया और आपने देखा होगा 1 सितंबर का भव्य उद्घाटन हुआ था। उसके बाद से अगर हम देखते हैं तो आज IPPB में जितना इन्वेस्ट हुआ है किसी भी बैंक से ज़्यादा है। अगर हम स्टेट बैंक की बात करते हैं तो एक समय था जब हम स्टेट बैंक से काफ़ी पीछे थे, पर आज की डेट में अगर IPPB को कोई टक्कर दे रहा है तो वो केवल और केवल स्टेट बैंक है। और आने वाले समय में अगर हमें पूर्ण बैंकिंग का लाइसेंस मिलता है तो हम स्टेट बैंक को भी पीछे छोड़ देंगे। तो जब अगर IPPB में इतना काम होगा तो क्या डाक विभाग के जो मेन काम है सारे, उस पर कुछ असर आएंगे? देखिए, डाक विभाग जो है, जैसा कि पोस्टल बिल आया था, माननीय हमारे मंत्री जी उस समय अश्विनी वैष्णव जी थे, 2024 में पोस्टल बिल आया था। उन्होंने कहा था कि डाक विभाग अब सेवा का विभाग बनने जा रहा है। डाक विभाग मतलब ये नहीं कि डाकिया डाक लेके आ रहा है उसकी डिलीवरी कर रहा है। डाक विभाग डिलीवरी करेगा, ना सिर्फ डाक की, अभी आपको आधार बनवाना है जो हमारा काम नहीं है, फिर भी हम आधार का काम करते हैं। हम विदेश मंत्रालय से के साथ जुड़ के पासपोर्ट बना रहे हैं। रांची में अगर हम विदेश मंत्रालय का पासपोर्ट की बात करें, सिर्फ एक सेंटर है उनका रांची में, लेकिन उसके अलावा हम 14 सेंटर पे हम पासपोर्ट बना रहे हैं रूरल एरिया में। अगर आपको गोड्डा में, जो कि झारखंड का सबसे रिमोट एरिया है, वहाँ पासपोर्ट बनाना है, वहाँ के व्यक्ति को अगर रांची आना है तो पूरी रात वो जर्नी करेगा, तब सुबह रांची पहुँचेगा, फिर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वापस जाएगा अपने क्षेत्र में। लेकिन हमने उसको गोड्डा में ही, गोड्डा का जो डाकघर है उसमें पासपोर्ट सेवा केंद्र बना है। विदेश मंत्रालय के साथ हमारा टाइअप है, विदेश मंत्रालय का स्टाफ और हमारे स्टाफ दोनों उसमें बैठते हैं और गोड्डा के आदमी का पासपोर्ट हम गोड्डा में ही बना के देते हैं। तो हम सिर्फ केवल डाक विभाग का काम नहीं कर रहे हैं, हम अदर मंत्रालय के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। तो सर, जैसे कि हमारा डाक विभाग आधुनिकता की ओर कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो जो एक साइकिल वाले डाकिया बाबू की छवि थी और आज जो इतना आधुनिकता में काम कर रहा है, तो इससे डाक विभाग का जो मेन मोटो था उस पर तो असर। देखिए, डाकिया जो साइकिल पे जाता था, एक्चुअली वो उसका वो फिगर है जो हमारे दिमाग में एकदम रचा बसा हुआ है। अगर हम किसी डाकिया को बाइक पे या कार में देखेंगे ना तो हमें लगेगा नहीं ये डाकिया है। जब वो बैठेगा साइकिल पे और टोपी लगाएगा, अपना बैग टांगेगा, तभी हमें लगता है वो डाकिया, क्योंकि वो छप गया। हेरिटेज कुछ होता है ना, जैसे हम किसी शहर में जाते हैं तो क्या हम नई बिल्डिंग को देखना चाहते हैं? अगर नई बिल्डिंग वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग है तो हम उसको देखना चाहेंगे, अदरवाइज उसको नहीं देखना चाहेंगे। जो 1000, 2000, 4000 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं हम उनको देखने जाते हैं। जी जी जी। तो आज भी जो हमारी लेगेसी है वो हमारा प्लस पॉइंट है, हमारा गोल्डन एरा है। वो एक समय था जब अंग्रेजों के समय में जब गवर्नर जनरल छुट्टी पे जाते थे तो पोस्ट मास्टर जनरल को अपना चार्ज देके जाते थे, वो भारत को गवर्न करता था पोस्ट मास्टर जनरल। आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी हस्तियां जो हमारे विभाग के कर्मचारी रहे हैं, तो बहुत अच्छी और बहुत समृद्ध लेगेसी हमारे साथ है, हम उसको खोना भी नहीं चाहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि डाकिया को हम अपडेट करेंगे नए युग के साथ चलने के लिए, नए जनरेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, तो निश्चित रूप से वो हम कर रहे हैं। आज डाकिया के हाथ में सिर्फ वो पर्ची नहीं होती जिसमें वो डाक डिलीवरी करता है, उसके पास डिवाइस होता है। आज वो पेन से सिग्नेचर नहीं लेता है, बल्कि उसकी स्क्रीन पर सिग्नेचर लेता है।
तो हम खुद को भी उसी तरह अपडेट करते जा रहे हैं, जैसा मॉडर्नाइजेशन जैसे हर डिपार्टमेंट में हो रहा है वैसे हम भी कर रहे हैं। जैसे कि अपनी युवा पीढ़ी की बात की, तो आप किस प्रकार से युवा पीढ़ी को, क्योंकि आज के समय में ऑप्शंस बहुत हैं, तो उन सारे ऑप्शन से आप अपने स्कीम्स को बेटर बता के युवा पीढ़ी को किस प्रकार टारगेट करते हैं सर? देखिए, अभी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी कि झारखंड में लगभग 35% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका आधार अपडेट नहीं है, उसमें करेक्शन की ज़रूरत है, जिसकी वजह से उनका स्कॉलरशिप उनको नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से अगर वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बैंक में खाता खुलवाना चाहते हैं वो नहीं खुलवा पा रहे हैं। हमने खुद स्टेट गवर्नमेंट और सारे स्कूल के मैनेजमेंट सिस्टम से मिलकर उनको ऑफर दिया कि हम आपके यहाँ कैंप लगाएंगे, आपके स्टूडेंट की जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। रांची के लगभग सारे बड़े स्कूलों में जिसमें नए जनरेशन के स्टूडेंट हैं, जिसमें आईआईटी भी शामिल है, बीआईटी शामिल है, उस तक हमने कैंप लगाया है। वो बच्चे बहुत खुश हैं हमारे साथ। हमने 2 पोस्ट ऑफिस को चुना है, एक आईआईटी बीआईटी रांची और जमशेदपुर का एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसमें हम वर्ल्ड लेवल का पोस्ट ऑफिस बनाने जा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी पिछले वीक में आईआईटी दिल्ली में एक भव्य पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। वो नई जनरेशन को साथ जोड़ने के ही कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। वैसे ही हम भी 2 पोस्ट ऑफिस हमने चुना है, जिसको हम 15 दिसंबर तक वर्ल्ड लेवल का बना के तैयार करेंगे। इसके बाद हम एक एक करके हर जिले में लगभग एक ऐसा पोस्ट ऑफिस चुनेंगे जो किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में होगा, और उसको हम वर्ल्ड लेवल का बनाएंगे। तो सर, जैसे कि आज के समय में ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जिस प्रकार से लोकप्रिय है हमारी यूथ के, जेनजी के जनरेशन में, तो आपको कैसे लगता है डाक विभाग कैसे सस्टेन कर रहा है इन सभी विकल्पों के होते हुए? देखिए, जो जितने भी आपने कम्युनिकेशन के माध्यम बताए हैं, ये सारे आप देखेंगे तो ये पर्सनल कम्युनिकेशन के हैं। आप देखेंगे पर्सनल चिट्ठियां भले ही कम हो गई हैं पोस्ट ऑफिस से, आप देखेंगे हम एक दूसरे को खत नहीं लिखते हैं, लेकिन इसके अलावा आप देखें ई कॉमर्स के क्षेत्र में आज का जनरेशन, जैसे आप बता रही हैं कि ईमेल के थ्रू अपनी बात पहुंचाता है, उसी तरह वो मार्केट में नहीं जाना चाहता है। वो ई कॉमर्स के थ्रू अपने सारे ज़रूरत के सामान मंगाना चाहता है। वो ई कॉमर्स के थ्रू ही आप सारी कंपनियों को अपने से जोड़ के रखना चाहता है। और आज की डेट में अगर ई कॉमर्स कंपनी की हम बात करते हैं तो रूरल एरिया में पहुंच के लिए कोई भी ई कॉमर्स कंपनी हमसे कांटेक्ट करती है। हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब के पास रूरल एरिया में डिलीवरी करते हैं। जहाँ तक बात पर्सनल लेटर की कमी की है, तो निश्चित रूप से पर्सनल लेटर कम हुए हैं, लेकिन सर्विस लेटर बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। और जो पर्सनल लेटर लिखने में जो आत्मीयता होती थी, आपने देखा होगा कि अभी बिल्कुल बहुत कम हो गई है, और इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये जनरेशन अगले कुछ सालों में उस कमी को महसूस करेगी और फिर उसी जगह पे आएगी कि लिख के ही उस बात को एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेगी। इस उम्मीद के साथ पूरी तरह हम लोग अपने डिपार्टमेंट को भी तैयार कर रहे हैं और उसको उसी तरह वर्तमान रख रहे हैं। तो सर, आपको ऐसा कुछ नहीं लगता कि अगर हम चाहते हैं कि युवा चिट्ठी के थ्रू, जैसे हमारे मम्मी पापा के जनरेशन में होता था चिट्ठी के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाने का, तो हमारा डाक विभाग कुछ ऐसा मुहिम या कुछ ऐसी योजनाएं या ऐसा क्या करेगी कि यूथ जो है? जी हाँ, हम लोग कई ऐसी योजनाएं चलाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि लेटर राइटिंग कंपटीशन हम लोग करवाते हैं, स्टैम्प डिजाइनिंग कंपटीशन हम लोग कराते हैं, फिलैटली का एग्जीबिशन हम लोग करवाते हैं। फिलैटरी ब्यूरो हमारे यहाँ लगभग हर एचओ में है, जहाँ नहीं है वहाँ हम लोग खोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके द्वारा हम यूथ को जोड़ते हैं और हम प्रचार प्रसार के रूप में भी हम कॉलेज और इन सब में इस तरह के कंपटीशन आयोजित करवाते हैं। तो निश्चित रूप से जो यूथ है आज का, वो उतना टाइम नहीं दे सकता कि काउंटर पे वो लाइन लगाए और अपनी बारी आने पे वो अपने आर्टिकल बुक करे या फिर अपना पैसा जमा करे। तो निश्चित रूप से हमने अपने सारे प्रोडक्ट को, चाहे वो आप PLI RPLI ले सकते हैं, उसको लेंगे आपको पोस्ट ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से आपने लिया है वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी देश के पोस्ट ऑफिस में अपनी राशि जो है डिपॉजिट कर सकते हैं, चाहे वो प्रीमियम की राशि हो या आपके किसी अकाउंट का डिपॉजिट करना है आपको। तो जो आज का युवा चाहता है, हम उस तरह अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, उनके लिए हम तैयार कर रहे हैं। पर फिर भी मैं कह रहा हूँ, निश्चित रूप से
हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जो हमारे विभागीय प्रोडक्ट हैं, उसमें कुछ कमी भले ही आई हो, पर जहाँ तक सर्विस डिपार्टमेंट की बात है तो हम आज विभिन्न मंत्रालयों के साथ मिलकर जो योजनाएं चला रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम हैं जो उनकी योजनाओं को एक एक आदमी तक लेके जा रहे हैं। अदर डिपार्टमेंट हमारी तरफ मुंह करके देखता है कि हमारे ये पॉलिसीज़ हैं जिनको जन जन तक पहुंचाना है। अब अवेयरनेस की बात करिए, जब इलेक्शन से जस्ट पहले डिपार्टमेंट डाक विभाग उसका प्रचार प्रसार करता है, वोटर को वोट देने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा भी आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में बढ़ चढ़ कर डाक विभाग ने हिस्सा लिया है। हमने सबसे ईमानदार विभाग होने का जो प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड है वो करीब 4 से 5 बार जो मुझे याद है 5 बार जीता हुआ है। तो इन सबको देखते हुए भी हम विश्वास बुजुर्गों का हमारे साथ है और निश्चित रूप से बच्चों का भी हमारे साथ है। सर, क्या क्या कठिनाइयाँ हो रही है कि यूथ आप लोग के साथ कनेक्ट कर रहे हैं? तो देखिए, आज का यूथ जो है वो मोबाइल पे बिजी है, ठीक है। तो मोबाइल पे बिजी होने की वजह से वो सब कुछ अपने फिंगर टिप्स पे चाहता है। हम लोग भी उसको इस अभियान में हम लोग भी जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा भी एक ऐप है जो इंडिया पोस्ट का ऐप है, उसको आप डाउनलोड करके मोबाइल पे अपने सारे दैनिक जरूरतों के काम उससे कर सकते हैं। ये थोड़ी सी चुनौती है हम लोगों के आगे, पर हम उसको चैलेंज के रूप में ले रहे हैं और यूथ से जा के मिल रहे हैं और हमारे जो वर्क फोर्स है वो भी यूथ से जाके मिल रहा है, उनकी ज़रूरतों को समझ रहे हैं। अभी हम फिर अपने आप को उन ज़रूरतों के हिसाब से अपडेट भी कर रहे हैं। सर, आपको ये नहीं लगता कि जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर जगह पे अवेलेबल है, वैसे हमारा डाक विभाग थोड़ा सा प्रचार प्रसार में पीछे है कि हमारे यूथ जो 11 से 18 साल के बच्चे हैं उनके पास व्हाट्सएप, फेसबुक पहले पहुंच रहा है और डाक विभाग शायद वो अभी तक देखे भी नहीं हो या देख भी नहीं पा रहे। तो इसके लिए हमारी क्या योजना है? देखिए, सोशल मीडिया का जो अपना प्लेटफॉर्म है उसको हम नकार नहीं सकते हैं, हमें उसके साथ सामंजस्य बना के चलना होगा। तो निश्चित रूप से बच्चा जब होश संभालता है उससे पहले उसके हाथ में मोबाइल आ जाता है और उससे भी पहले उसके हाथ में फेसबुक आ जाता है और व्हाट्सएप आ जाता है, क्योंकि वो जब उसको मोबाइल नहीं मिलता तो भी उसके मम्मी पापा ये सब चला रहे होते हैं, वो देखता है। बट जो डाक विभाग और उसमें आप जब सामंजस्य बिठाने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होंगी, जैसा आप कह रही हैं कि चैलेंज है। चैलेंज निश्चित रूप से हमारे आगे है, बट हमें उसी चैलेंज के अंदर से हमें रास्ता निकालना है। तो यूथ अगर आप देखेंगे, अभी मैं आज विजिट करके आया हूँ यहाँ डाल्टनगंज का एचओ में, मैंने देखा वहाँ यूथ आ रहा है, पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा है, आधार अपने अपडेट करवा रहा है। मैंने रजिस्टर देखा 65 आधार अपडेट हुए थे, जिसमें अधिकतर ऐसे थे जिनकी एज 18 या उसके आसपास थी। तो यूथ निश्चित रूप से पोस्ट ऑफिस में आ रहा है, भले ही वो डाक बुक करने ना आ रहा हो, बट अदर जो उनके काम है जैसे पासपोर्ट के लिए आ रहा है। पासपोर्ट में आज मैंने देखा, पासपोर्ट में लंबी लाइन लगी हुई थी, उसमें अधिकतर यूथ थे। तो जो पोस्ट ऑफिस के अलावा जो हम काम कर रहे हैं उसके द्वारा हम यूथ को जोड़ रहे हैं और एक दिन हम पोस्ट ऑफिस को भी उस लायक अपडेट करेंगे। एक समय था जब इस तरह के नहीं होते थे, ईमेल का ज़माना नहीं था या व्हाट्सएप का ज़माना नहीं था, तो हम ई पोस्ट के थ्रू उनके मैसेज भेजते थे, जो कुछ ही सेकंड में जहाँ ये भेजना चाहते थे वहाँ चला जाता था। बट अभी नए ज़माने में उनके हाथ में है, ईमेल है, सब कुछ है, बट ई कॉमर्स के थ्रू वो हमसे जुड़ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि अन्य क्षेत्रों में उनको पोस्ट ऑफिस लाएं और सारे उनके जो प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व करें। बताया कि लाइनें हैं पोस्ट ऑफिस में आज के समय में आ रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आज के यूथ में पेशेंस की बहुत कमी है? वो सरकारी दफ्तर जाने से इसलिए भी कतराते कि वहाँ लंबी लाइनों का सामना करना पड़ेगा, सर्वर इश्यूज हो सकते हैं, आज नहीं कल आओ। ऐसा क्या डाक विभाग में भी देखने को मिलता है? अभी देखिए, हमने 2.0 अपना नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया है, वो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किया है कि लंबी लंबी लाइनों से बचा जाए। कोई भी काम जो 1 मिनट में होता है वो 1 सेकंड में हम लोग कर सकें। अभी कुछ ट्रांजिशन जो पीरियड चल रहा है उसमें होता क्या है कि जैसे आपने कहा कि यूथ में धैर्य कम होता है, तो निश्चित रूप से इधर 1 महीने में हमें कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, पर स्थितियाँ धीरे धीरे हमारे फेवर में आ रही हैं। जो लंबी लाइन है उसको हम टोकन सिस्टम से उसको कम कर रहे हैं लगभग हर पोस्ट ऑफिस में। डाल्टनगंज में अभी मुझे याद नहीं है, मैंने देखा नहीं टोकन सिस्टम है या नहीं है, शायद नहीं है।
हम कोशिश करेंगे डाल्टनगंज में भी टोकन सिस्टम हो, जो ऑटोमेटिक टोकन मशीन आती है उसको हम लाएंगे। बट पहले आओ पहले पाओ के आधार पे ही काम होता है। अगर हमें अपना काम किसी संस्था में कराना है जाके, तो निश्चित रूप से वहाँ तो हमें जाना ही होगा। और कुछ ऐसे काम होते हैं जो ऑनलाइन हम करवा सकते हैं, पर फिर भी अगर सिक्योरिटी की दृष्टि से, अगर हम आधार आपका आप घर पे बैठे हैं और आधार हम बना दें, आपको आना ना पड़े, तो हो सकता है कि आपके आधार का मिसयूज हो जाए। अगर आप आते हैं, अपना बायोमेट्रिक देते हैं, आइरिस का अपना स्कैन करवाते हैं, तो वो सिक्योरिटी रीजन से भी आपके लिए बेहतर होगा। तो यूथ से मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि आप घर बैठे कर सकते हैं, पर सब काम ऐसे नहीं होते कि आप घर पे बैठ के करें। और ना मैं सजेशन दूंगा कि आप ऐसा करें, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से भी आपको एक बार उस ऑफिस को अटेंड करना चाहिए जहां से आप इस तरह के सेंसिटिव काम करवा रहे हैं। सर, जैसा आपको पता होगा कि आज के समय में यूथ को थोड़ा चमक दमक, मतलब अच्छी दिखने वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है। और आपने बताया कि डाक विभाग हर एक गांव के लास्ट कोने तक हमारा डाक विभाग फैला हुआ है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि डाक विभाग की जो छवि है, वैसा डेस्क, वैसा चेयर, तो उस चीज़ को चेंज करने का, या एक अच्छा चैम्बर, एक ऐसा डाक विभाग होना चाहिए गांव-गांव तक? देखिए, हमारा सौभाग्य है कि अभी हमारे माननीय मंत्री जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, जो 2008 में हमारे मंत्री थे। उसी समय लुक एंड फील की पॉलिसी लाए थे वो। और आपने देखा हो, प्रोजेक्ट एरो के तहत पोस्ट ऑफिस का अपना नया ब्रांड बना था, पोस्ट ऑफिस की अलग पहचान बनी थी। मुझे याद है, मैं 2011 में कोरिया गया था। वहाँ से जिस चीज़ की जानकारी मुझे नहीं थी, उनको जानकारी थी कोरिया पोस्ट को। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आपके यहाँ से ऐसे ऐसे था। कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे बताई थी, जो मुझे यहाँ आने के 1 महीने बाद वो लॉन्च हुई थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो माननीय मंत्री जी के दिमाग में उस समय भी थी, अभी भी हैं। अभी हमने जो डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस थे, उनका पूरा उनको लुक एंड फील के तहत उनको डेवलपमेंट और एक लुक प्रदान किया हुआ है। जो बचे हुए हैं उनको हम कर रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी स्कीम लाए थे कि जो प्राइवेट जो बिल्डिंग्स में हमारे वो हैं पोस्ट ऑफिसेज हैं, उसमें भी हम लगभग 2 लाख तक, 50,000 तक हम ऐसा पैसा लगा सकते हैं जिसको जो स्थायी रूप से जिसमें लगाना है, जैसे टाइल्स लगाना है, या जिसको हम निकाल के नहीं ले जा सकते। उसके अलावा 1.5 लाख रुपया हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं जो हम उठा के दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। तो पहले था कि प्राइवेट बिल्डिंग्स में हम 1 रुपया नहीं खर्च कर सकते थे, अभी हमें 2 लाख तक का पावर मिल गया है। धीरे धीरे इसको और बढ़ाएंगे। और धीरे, जहाँ तक बीओ की बात है, ब्रांच ऑफिसर्स की बात है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करने की बात की गई है। हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि इसको बेहतर करना है। पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम इसको सरकारी बिल्डिंग्स में ले जाएं, पंचायत की बिल्डिंग में ले जाएं, या कोई भी ऐसी संस्था है जो स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र सरकार की, उसमें ले जाएं। अगर कोई ऐसा एरिया है जहां हमें सरकारी बिल्डिंग नहीं मिलती है, तो हम प्राइवेट बिल्डिंग में उसको ले जाके उसके भी डेवलपमेंट की तैयारी करेंगे। जैसे कि आपने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके डाक विभाग काम कर रहा है और आने वाले समय में और तेजी से करेगा। और किस किस क्षेत्र में बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा डाक विभाग? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आ रहा है। माननीय मंत्री जी ने जो 2.0 को लागू किया है, अभी वो इनिशियल स्टेज में है। उसमें और उसको बेहतर बनाने के लिए टीम माननीय मंत्री जी ने बनाई हुई है। कस्टमर को बहुत कम से कम समय पोस्ट ऑफिस के अंदर देना पड़े, इस चीज़ की तैयारी चल रही है। उसका काम सेकेंडों में हो, मिनटों में नहीं, इस चीज़ की तैयारी चल रही है। इसके अलावा कस्टमर को अधिकतर केसों में पोस्ट ऑफिस आना ना पड़े, इसकी भी तैयारी चल रही है। बल्कि इसको हम देखें तो कई स्कीम्स में ये लागू भी हो गया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो नए युग के साथ हम लोग अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। और भविष्य में जैसा टेक्नोलॉजी आएगी, उच्च से उच्च टेक्नोलॉजी हमारा डिपार्टमेंट हमें प्रोवाइड करवाएगा। सर, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना का आपने बात किया, PLI RPLI की बात की, तो इंश्योरेंस बाकी कंपनियां भी दे रही है। सुकन्या समृद्धि योजना बाकी बैंकों में भी खुल सकता है, तो लोग डाक विभाग को क्यों चुने? देखिए, आप कहाँ रहती हैं? अभी मेरी पोस्टिंग पलामू में। पलामू में है। पलामू में आप पोस्टिंग पलामू में नहीं होगी, किसी रूरल एरिया में होगी। अगर उस एरिया के अगर हम 15 किलोमीटर और पीछे जाएं, तो वहाँ की अगर किसी बच्ची को सुकन्या समृद्धि खुलाना है तो उसको कितनी दूरी तय करनी होगी स्टेट बैंक या किसी अदर बैंक आने के लिए? मुझे लगता है 20-25 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा।
लेकिन मुझे लगता है पोस्ट ऑफिस उसके 1 या 2 किलोमीटर के अंदर ही होगा। तो निश्चित रूप से हमारी जो पहुंच है उसका फ़ायदा हमें इसमें मिला है। इसी वजह से हम सारे बैंकों के जो सुकन्या समृद्धि आज 4 करोड़ 10 लाख सुकन्या अकाउंट है पूरे भारत में, उसका लगभग 80%, अभी 80% कुछ समय पहले का आंकड़ा था, अभी मुझे लग रहा है कि वो और ऊपर चला गया होगा। 80% अकाउंट सिर्फ पोस्ट ऑफिस में है, सिर्फ इसलिए कि हमारी पहुंच जन जन तक है। आज उस बच्ची के माँ बाप को 25 किलोमीटर जाने से सुविधाजनक ये है कि वो 1 किलोमीटर जाके या हमारे ग्रामीण डाक सेवक उनके घर पे जाके उनका अकाउंट खोल देते हैं। इससे हमें फ़ायदा मिलता है। जहाँ तक बात PLI और RTI की, इंश्योरेंस की है, तो हमारा प्रोडक्ट अन्य से बेहतर है। अगर कंपेरिजन चार्ट आप लोग देखेंगी तो हमारा जो बोनस है वो सबसे हाई है। और ये इसलिए नहीं है कि हम किसी हिडन उससे पैसा निकाल के उसको दे रहे हैं, बल्कि ये इसलिए है कि हम प्रचार प्रसार में बड़े बड़े स्टार्स को हायर नहीं करते हैं। आप देखेंगे किसी भी प्राइवेट कंपनी को या LIC को आप ले लीजिए, किसी भी को भी ले लीजिए, वो अपने प्रचार प्रसार के लिए बड़े बड़े स्टार्स को हायर करते हैं, क्रिकेटर्स को या एक्टर्स को, बट हम किसी को हायर नहीं करते हैं। हमारा प्रचार प्रसार जो हमारे मेन फोर्स है, हमारी वर्क फोर्स है, वही करती है। तो उससे जो पैसा बचता है उसको हम बोनस देने में काम कर लगाते हैं, इसलिए हमारा बोनस सबसे हाई है। दूसरा, किसी भी एरिया के पब्लिक को, खासकर ग्रामीण जनता को, उनकी पैसे की सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू होता है। जो अपने बुरे दिनों के लिए पैसा बचा के रखता है, वो नहीं चाहता कि हम किसी ऐसी संस्था को दें जो कल पता नहीं वो रहे या ना रहे, चली जाए, हमें पता भी ना चले। तो इस सब का पूरा विश्वास जनता का हमारे साथ है। हमारा जो बॉन्ड होता है वो महामहिम राष्ट्रपति के बिहाफ में हम लोग जारी करते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें किसी भी तरह की असुरक्षा की कोई बात ही नहीं हो सकती है। इन सब का फायदा हमें मिलता है। और दूसरी बात, इसी सब का प्रचार प्रसार हमें करना है, और निश्चित रूप से जो सबसे बेस्ट है वो पब्लिक को मिलना चाहिए, और इंडिया पोस्ट सबसे बेस्ट है। सर, जैसा आपने कहा कि प्रचार प्रसार कर, क्योंकि एक कहावत है जो दिखता है वही बिकता है, तो आपको ये नहीं लगता कि डाक विभाग कहीं कुछ ज़्यादा पीछे रह गया है? क्योंकि अगर हम बहुत 10 लोगों से पूछते हैं PLI RPLI के बारे में, तो कह सकते शायद 50% को पता ही ना हो। तो जिसके विषय में पता ही नहीं है, तो वो तो अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे होंगे। बिल्कुल कर रहे होंगे। तो इसीलिए मार्केट में अभी हमारा जो अभी शेयर है 2.5% का, केवल शेयर, झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ। हम बीमा के क्षेत्र में केवल 2.5% के बाजार पे अभी तक कब्जा किए हुए हैं। अभी बहुत बड़ी संभावना है। निश्चित रूप से उपस्थिति हमारी हर जगह है, बट जो इतनी पहुंच के बाद भी हम अपना प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे, ये कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमी को दर्शाता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हमारे जो स्टाफ हैं, हमारे GDS स्टाफ हैं, हमारे डिपार्टमेंटल स्टाफ हैं, ये सब पूरी तरह मोटिवेटेड हैं। और अगले आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर ये एक ऐसा ब्रांड बन जाएगा जो बच्चे और आप छोटे बच्चे से लेकर आप बुजुर्गों के मुंह पे उनके एक ब्रांड का नाम जो होता है वो डाक विभाग का नाम होगा। वो आप चाहे बीमा के क्षेत्र में ले लें, चाहे बैंकिंग के क्षेत्र में ले लें, चाहे पासपोर्ट, आधार, आप विदेश जाना चाहते हैं, आपको, मुझे लग रहा है कि आपको कम लंबी लाइन मिलेगी पोस्ट ऑफिस के पासपोर्ट सेवा केंद्र में, उससे बड़ी लाइन मिलेगी विदेश मंत्रालय के काउंटर पे। तो पोस्ट ऑफिस में आइए, मेरा आप लोगों से यही अपील है, अपना पासपोर्ट बनवाइए और वर्ल्ड लेवल की सुविधा वहाँ से लीजिए। सर, और क्या क्या सोशल मीडिया पे मजबूत करने के डाक विभाग को, और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं? आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग वही कर रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं, उसी का प्रचार प्रसार हम लोग करना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत बेहतर कर रहे हैं और हमारा कोई भी स्कीम सबसे बेहतर है। बस हमें केवल उसको पहुंचाना है। हमें कोई भी ऐसी भ्रम नहीं फैलाना है कि हम बेहतर क्यों हैं, उसको हम कुछ चीज़ें छुपा के और झूठ बोल के पब्लिक के पास जाएं। हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है हमारे पास सबसे बेहतर है। तो केवल पब्लिक के पास हमें जाना है, उसको दिखाना है। जैसे कोई भी आप लेते हैं एप्पल, आप सबसे बेस्ट क्वालिटी का एप्पल आप लेके जाते हैं, तो आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना उसके ऊपर स्टिकर चिपकाना, जहाँ उसको उसमें सड़ा हुआ एरिया होता है उस पर स्टिकर लगा दिया जाता है। तो हमें वो स्टिकर लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल दिखा देना कि ये हमारा एप्पल है, पब्लिक खुद हमारे पास आ जाएगी। तो जैसे कि पहले ज़्यादा पुरुषों का योगदान था डाक विभाग में, मेल कर्मचारी रहते थे। आज के समय में महिलाओं का
जीडीएस के रूप में या अन्य किसी पोस्ट पे सहभागिता बहुत बढ़ रही है, तो क्या क्या चुनौतियां सामना करना पड़ रहा है कोई महिला को चुनौती रोल नहीं है, इससे तो हमारा विभाग मजबूत बन रहा है। जी जब केवल पुरुष होते थे, महिलाएं फिर भी होती थी पर जी, परसेंटेज कम था, जैसा आप जी, कह रही हैं। बट अभी जब महिलाएं आ गई हैं तो कोई चुनौती नहीं हमारे आगे, बल्कि हमारा जो वर्क फोर्स है, जो महिलाओं और बच्चियों को हम नहीं समझा पाते थे, तो महिला टीम जो हमारी जो है उस कमी को भी फुलफिल कर रही है, उस गैप को भी भरने का काम कर रही है और हमारी मजबूती और ज़्यादा बढ़ी है। सर, एक मोदी जी का विजन है हमारा विकसित भारत को लेके, तो हम आशा ही नहीं बल्कि पूर्णतः विश्वास है कि 2050 तक हम एक विकसित राष्ट्र बन चुके हैं। जी तो एक विकसित राष्ट्र में बात करने की क्या देखिए, विकसित भारत तभी विकसित माना जाएगा जब ग्रामीण एरिया भी विकसित हो जाए, भारत का अंतिम व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा होके इस काबिल बन जाए कि वो विकसित भारत के अन्य क्षेत्रों से आंख मिला के काम कर सके। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री का विश्वास हमारे डिपार्टमेंट पे 2014 से अब तक है। निश्चित रूप से हम उस विश्वास पे खरे उतरेंगे, जो भी हमें जिम्मेदारी दी जाएगी उस विकास में योगदान देने के लिए हम उसको पूर्णतया और 100% गारंटी के साथ पूरा करेंगे। ना सिर्फ हम अपने मंत्रालय के, बल्कि वो मंत्रालय जिनके पास स्टाफ की कमी है, जिनके पास अनुभव की कमी है, उनका भी काम करने को हम तैयार हैं। तो हम माननीय मंत्री जी के साथ ना सिर्फ कंधा से कंधा मिला के चलने को तैयार हैं भारत को विकसित करने के लिए, बल्कि अगर हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और किसी और के विभाग में काम करना पड़ेगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हम ये करते आ रहे हैं। आज अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को किसी सर्वे की ज़रूरत होती है, या माननीय प्रधानमंत्री को आपने देखा होगा अभी सोलर पैनल लगाने के लिए एक अभियान चलाया था उन्होंने कि हर घर में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। मंत्रालय दूसरा था, लेकिन उसको किया हमने, उसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पूरे इंडिया में सर्वे किया और माननीय प्रधानमंत्री को रिपोर्ट दिया। माननीय प्रधानमंत्री हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू ये जान सके कि कितने हमारे हाउस होल्डर ऐसे हैं जो जिनके घर सोलर सिस्टम लगाने लायक हैं, उससे कितनी बिजली का उत्पादन होगा, कितना उतना स्पेयर वो लोग बेच सकते हैं सरकार को, जिसको रिटर्न करके उनको पैसा भी मिलेगा। तो ये पूरा हमने सर्वे करके दिया हुआ है। इसी तरह जो भी काम हमें मिलेगा विकसित भारत को विकसित करने के लिए, हम उसको 100% पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि जीडीएस जो है वो ग्रामीण डाक सेवक वो अनेकों प्रकार के काम करते हैं अपने विभाग से भी, और गांव में किसी को कोई ज़रूरत हो वो 24/7 गांव के लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो आप उनके वेतन को लेके क्या कहना चाहेंगे कि जिस हिसाब से उनका काम है उस हिसाब से शायद वो अपने वेतन से खुश नहीं है, तो आप इस विषय में क्या कहना देखिए, जो हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो हमसे बंधा हुआ होता है। जो पोस्टल असिस्टेंट है वो चाहकर भी कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है। ये छूट हमने अपने ग्रामीण डाक सेवकों को दिया हुआ है। वो अपने उत्तरदायित्व का पालन करने के बाद वो अपना कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं जिससे उनकी आय बढ़े। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हमने खुद की ऐसी कई योजनाएं शुरू की हैं जो इंसेंटिव बेस पे आधारित हैं, जिसके इंसेंटिव से वो अपनी आय बढ़ा सकते हैं। निश्चित रूप से ये तो ऐसे साधन हैं जो अभी वो करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक बात उनके वेतन की है तो वो पॉलिसी डिसीजन है, वो माननीय मंत्री जी और उनकी टीम इस पर विचार करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि बहुत अधिक मेहनत करते हैं हमारे ग्रामीण डाक सेवक भाई। तो ये मैं मंत्री जी के पाले के लिए गेंद छोड़ देता हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होंगी डाक सेवा जन